गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे पिछले वीडियो में हमने टेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने टेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उन 3 टाइप्स को कैसे आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उन 4 पार्ट्स के बारे में भी हमने जानकारी ली थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे 4 पार्ट्स थे। ये 3 हमारे टेंसेस थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये प्रत्येक जो टेंस था उनके जो 4 पार्ट थे, उन 4 पार्ट्स को हमने डिस्क्राइब किया था। लेकिन अब इन 4 पार्ट्स को यूज़ कैसे करना है, ये सेंटेंस में कैसे यूज़ होंगे, इनकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो ये टॉपिक है उसके बारे में। लेकिन इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको जो सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी होनी चाहिए कि एक जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में मेन चीज़ें कौन कौन सी होती है। तो वो मेन चीज़ें कौन सी है? सब्जेक्ट, यानी उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, प्लस कोई ऑब्जेक्ट होगा और प्लस वर्ब होगी। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु, और वर्ब क्रिया, यानी आप जो काम करने वाले हैं वो इससे डिफ़ाइन होगी, यानी ये क्रिया वो होगी। तो ये 3 चीज़ें हमारे उस सेंटेंस में कंपलसरी है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है, आई प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। तो इसमें आई यानी मैं क्या हो गया आपके इसमें? सब्जेक्ट। प्ले यानी खेलना, तो खेलना क्या है? आपकी क्रिया है, यानी आप काम कर रहे हो खेलने का। तो ये हो गई हमारी वर्ब। और फुटबॉल क्या हो गई? हमारी वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार आई प्ले फुटबॉल, तो इससे मतलब हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया कि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। तो इसमें ये तीनों चीज़ आ गई, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और इसकी वर्ब आ गई। तो इन 3 चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखें। अब आगे हम बात करते हैं जो आती है हमारी कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या होगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर किस टेंस में कौन सी किस प्रकार कार्य करेगी, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, जो हमें टाइम डिफाइन करेगी, यानी कि किस टाइम में वो कार्य हो रहा है, तो वो पता लगाने के लिए हमें उस हेल्पिंग वर्ब को देखना पड़ेगा। यानी वो हेल्पिंग वर्ब देखते ही आप समझ जाओगे कि ये कार्य प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट, वर्तमान। तो वर्तमान में कौन सी ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स आएगी जिनको सेंटेंस में देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य कौन से टाइम में किया जा रहा है? प्रेजेंट में किया जा रहा है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। डू और डज आती है, इज़, एम, आर का प्रयोग किया जाता है, और हैज़ और हैव का यूज़ होता है। यानी जिन भी सेंटेंस में आप इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब देखें तो उससे आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा क्लियर आंसर दे सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। यानी ये किस समय को यहाँ पर दर्शा रहा है? ये आपको यहाँ पर प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है। बिल्कुल वैसे ही पास्ट को ले लेते हैं हम। मतलब पास्ट की पहचान हमें कैसे होगी? अगर उन सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? डिड है, वॉज या वर है या फिर हैड है। यानी इनमें से जो भी हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में आएगी तो वो हमें किस टाइम को दिखाएगी? पास्ट टाइम को, यानी पास्ट टेंस को। और वैसे ही फ्यूचर में है, फ्यूचर में कौन सी आ जाएगी? आपके विल या शैल आ जाएगी। विल या शैल के साथ हैव का यूज़ भी हो सकता है। तो ये इनमें से अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में आए तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि वो सेंटेंस कौन से टेंस में है? फ्यूचर टेंस में। तो ये तो आपको टाइम के बारे में बताया, यानी इससे आपको टाइम का पता चल गया कि कौन से टाइम में वो काम हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको समझ लेते हैं, जैसे शी डज़ नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, यानी इसकी हिंदी हमने नहीं की,
हिंदी हमने करके नहीं समझा कि ये कब का बता रहा है, हम सीधा इसकी इंग्लिश को ही देखते हैं। शी डज़ नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो हमें सीधा ही क्या दिखाई दिया, डज़ दिखाई दिया। और डज़ किस में आ रहा है, प्रेजेंट में। तो इससे हमें पता चल गया कि इसमें जो कार्य हो रहा है वो कार्य कौन से टेंस में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम में ये कार्य किया जा रहा है। तो ये हमें टाइम का पता चल गया। तो वैसे ही वर्क, यानी वर्क को कैसे हम डिफ़ाइन करें, यानी वर्क का हमें कैसे पता चले कि वो वर्क कैसे हो रहा है, यानी वो कार्य जो हम कर रहे हैं वो कार्य हमारा पूरा हुआ है या अभी भी चल रहा है, या फिर उसका हमें फ़िक्स नहीं है कि हमने कब शुरू किया या उसको हम कब ख़त्म करेंगे। तो वो हम कैसे पहचानें, तो उसको पहचानने के लिए भी एक रूल है, देख लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इनडेफिनिट है, कोई कार्य इनडेफिनिट है, अनिश्चित है। इसके बारे में हमने पिछले हमारे वीडियो में भी देखा था, जो 4 पार्ट्स थे प्रत्येक टेंस के, उसमें हमने देखे थे ये। तो जो इनडेफिनिट है, जो अनिश्चित है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए कौन सी वर्ब आएगी, जहाँ पर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म या वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका जो वर्क है वो इनडेफिनिट है, यानी कि अभी तक अनिश्चित है। जैसे कि वर्ब गो है, जाता हूँ, सिंग गाता हूँ, ईट खाता हूँ। तो इसमें आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि हाँ ये काम हुआ है, लेकिन ये काम शुरू कब हुआ, ख़त्म कब हुआ, इसकी जानकारी हमें नहीं है, ये अभी अनिश्चित है, इसीलिए ये क्या हो गया, इनडेफिनिट। वैसे ही सेकंड है कंटिन्यूस, यानी जो वर्क है वो हमारा कंटिन्यू है, अभी भी जारी है। तो वो जारी है, उसकी पहचान हमें कैसे हो, तो जो आपकी मेन वर्ब होगी सेंटेंस में, उस मेन वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा, आईएनजी लगा रहेगा, आईएनजी जुड़ा होगा। तो आईएनजी अगर उस वर्ब में है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कार्य अभी भी क्या है, कंटिन्यू है, यानी कि जारी है। जैसे रीडिंग है, टीचिंग है, सिंगिंग है, तो इसका मतलब ये कार्य हमारा अभी भी जारी है। बिल्कुल वैसे ही कि हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है, हम अपने कार्य को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके लिए परफेक्ट। तो उसके लिए क्या पहचान होगी, आपकी जो मेन वर्ब होगी वो किस फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। तो जहाँ पर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कार्य है वो कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। जैसे गोन यानी गया हुआ, जा चुका है। टायर्ड थका हुआ, थक चुका है, यानी कि ये हो चुका है। तो जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा वर्क है, जो कार्य है वो क्या हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, यानी पूर्ण हो चुका है। तो ये हो गया आपके टाइम के बारे में, आपको पता चल गया कि टाइम की आप पहचान कैसे कर पाओगे किसी भी सेंटेंस में, कि वो कब हुआ है, किस टाइम में हुआ है, और वो वर्क कितना हुआ है, उस वर्क की क्या कंडीशन है। तो उस वर्क की कंडीशन आप इस वर्ब से समझ सकते हो। अब बात आती है हमारे जो प्रत्येक टेंस के पार्ट्स हैं, जो 4 पार्ट्स के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो वो प्रत्येक पार्ट्स कैसे यूज़ होते हैं, उनके सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। तो फर्स्ट हमारे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी जो इंग्लिश के सेंटेंस हैं आपके, इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर आपको पहचानना है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस नॉर्मली आपको क्या दिखाएंगे, आपकी आदतें, आपका शेड्यूल या आपका रूटीन। तो आपकी आदतें, आपका शेड्यूल और आपकी रूटीन बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये तो हुई इंग्लिश सेंटेंस में इस टेंस की पहचान। अब मान लीजिए बात आ जाती है आपके हिंदी सेंटेंस की, कि मान लीजिए सेंटेंस हिंदी में हमारे सामने दिया हुआ है, तो हम कैसे पहचानें कि वो सेंटेंस किस टेंस का है। तो उसमें हिंदी में पहचान आप कैसे करोगे, जिस भी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है, तो है आदि ऐसे अगर शब्द दिए हुए हैं, तो वो जो टेंस होगा आपका, वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा।
तो ये दोनों ही हमने सेंटेंस की पहचान कर ली कि इंग्लिश के सेंटेंस में आदतें, शेड्यूल, रूटीन ये बताए जाते हैं और हिंदी के वाक्यों में लास्ट में हमारे ता है, ती है, ते है, तो है आदि आ जाते हैं। तो ये तो हो गई पहचान की बात। अब इनको यूज़ कैसे करें, यानी हर सेंटेंस में इनका यूज़ कैसे होगा। तो इसमें भी आप ध्यान रखिए कि जो हम सेंटेंस बनाएंगे इसमें वो हमारे 3 टाइप्स के होंगे, यानी 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जो हम जिसे बोलते हैं। सेकंड होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द का यूज़ होता है। और थर्ड होगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक, जिसमें हम कोई प्रश्न करेंगे। तो ये 3 प्रकार के हमारे सेंटेंस होंगे और तीनों ही प्रकार के सेंटेंस को बनाने के हमारे नियम होंगे। तो उन नियमों को मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ। तो फर्स्ट जो हमारे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हमने सकारात्मक वाक्य कहा है। तो ये सकारात्मक वाक्य बनाने का जो फर्स्ट आपका जो रूल है वो आप इस मेथड को पहले तैयार कर लीजिए। यानी ध्यान रखिए कि एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा रहेगा और वर्ब की फॉर्म के जस्ट बाद आपके क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यानी ये चीज़ें इस प्रकार से जिस सेंटेंस में दी हुई है वो सेंटेंस आपका होगा एफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने बात की है यहाँ पर। तो एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ हम सेंटेंस लेते हैं। जैसे मेरे सामने ये सेंटेंस है, कुणाल मेरे साथ रहता है। तो ये सेंटेंस हिंदी में दिया हुआ है। तो हिंदी में हमें पहचान करनी है कि सेंटेंस किस टाइम का है, यानी किस टेंस का है। तो उसके लिए ये पहचान है कि इस वाक्य के अंत में देखिए क्या आ रहा है, ता है। कुणाल मेरे साथ रहता है, तो ता है आगे, इससे हमें पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो अब इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, कुणाल, कुणाल आ गया। फिर हमें लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि ये क्या चीज़ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ हमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है और कहाँ हमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करना है। तो ये भी मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर भी आपके ये जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर में आए। थर्ड पर्सन आप सभी जानते होंगे कौन से होते हैं, जिनके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि ही, शी, इट, दे। तो ये या किसी का नाम, तो ये सारे क्या हैं, हमारे थर्ड पर्सन हैं। लेकिन इन थर्ड पर्सन में भी हमें क्या देखना है कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। तो जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर में आए तो वहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा क्या लगाना है, एस या ईएस का यूज़ करना है। और जहाँ पर हमारे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आए वहाँ पर हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, उसके साथ एस या ईएस का यूज़ नहीं करना है। तो वापस हम हमारे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, कुणाल। तो कुणाल आप देख पा रहे हैं किसी का नाम है, यानी यहाँ इस कुणाल के बारे में बात की जा रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन, और कुणाल सिर्फ एक ही है तो ये हो गया हमारा सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, एस या ईएस। तो अब देखते हैं हमारी वर्ब क्या है यहाँ पर। तो वर्ब क्या है यहाँ पर हमारी, रहना। तो रहने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीव। तो कुणाल लीव, कुणाल थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एस। कुणाल लीव्स। अब मेरे साथ रहता है तो विथ मी, कुणाल लीव्स विथ मी। तो ये हिंदी से रहता है, ता है से हमने पहचान कर ली कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। और इंग्लिश में कुणाल लीव्स विथ मी, कुणाल मेरे साथ रहता है। तो ये आपका कोई शेड्यूल भी हो सकता है, आपकी कोई आदत भी हो सकती है। एक नॉर्मल हमने सेंटेंस यहाँ पर कहा है, कोई इसमें वो टाइम वगैरह और कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। तो इससे ये हमें
बताता है कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेता है, जैसे मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, तो मैं से मतलब आई। अब आई यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमने क्या कहा था, हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके साथ SEIS का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आई आ गया, वर्ब हमारी क्या है, लिखता हूँ यानी लिखना। तो लिखने को हम क्या कहते हैं, राइट। और अब किस पर लिख रहा है, वाइट बोर्ड पर, तो ऑन वाइट बोर्ड। तो आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। तो ये हमारा सिंपल एकदम सेंटेंस बन गया एफर्मेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये आपके क्लियर हुआ एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस आपको इस नियम के आधार पर बनाना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव सेंटेंस में हमें मेन क्या ध्यान में रखना है। देखिए इसमें भी वही चीज़ होगी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस होगा कि ये नेगेटिव है। तो नेगेटिविटी कैसे दर्शाई जाएगी, तो वो नॉट से, यानी नॉट आना उसमें ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका जो पैटर्न रहेगा वो कैसे रहेगा, वही सेम है, सब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉट आ रहा है। तो नॉट के साथ यहाँ पर डू या डज का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के बाद हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। तो यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन आता है आपका कि डू कहाँ लगाएं और डज़। तो सेम यही वाला आपका प्रोसेस रहेगा कि जहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर में हो तो वहाँ हमेशा आपको क्या लगाना है, डज़ लगाना है। और जहाँ पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो वहाँ हमेशा आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। तो डू और डज़ आ जाते हैं, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें SEIS लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। एग्ज़ाम्पल से हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे मेरे सामने एग्ज़ाम्पल है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, यानी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ता हूँ। तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया आई। आई आपको पता ही है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू। आई डू नहीं आया है, इसलिए क्या लगाएंगे, नॉट। आई डू नॉट, अब क्रिया क्या कर रहा है, बोलने की। आई डू नॉट टेल ए लाई, यानी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल वैसे ही एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वह कोशिश नहीं करती है, यानी वह नहीं करती है, यानी शी। तो शी यहाँ पर क्या है, आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसीलिए शी के साथ आपके क्या आएगा, डज। शी डज नॉट, कोशिश यानी ट्राई, शी डज नॉट ट्राई, वह कोशिश नहीं करती है। तो ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस, है ना, एकदम सिंपल। तो इन चीज़ों को आप सिर्फ समझिए, समझकर आप इनको सेंटेंस में यूज़ कीजिए। आपको इनको बिल्कुल भी रटना नहीं है, क्योंकि हमने टाइम को भी आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बता दिया है कि टाइम की आप पहचान कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है, और वर्क भी कैसे हो रहा है, इंडेफिनिट हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है या परफेक्ट हो रहा है। तो उसकी पहचान भी आप वर्ब देखकर कर सकते हैं। तो उससे आपके लिए सेंटेंस को पहचानना, सेंटेंस को बनाना या उसको बोलना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे जो थर्ड सेंटेंस है, जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, जिसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसमें हम प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न से इस वाक्य की शुरुआत होगी। तो इस वाक्य की शुरुआत अगर प्रश्न से होगी तो इसका जो पैटर्न रहेगा आपका वो कैसे होगा, यानी इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगी, यानी इसको हम सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे, डू या डज। तो डू या डज को आप स्टार्टिंग में काम में लोगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट, और फिर आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि इस क्वेश्चन मार्क से ही हमें पहचान होगी कि हाँ आप कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। फॉर एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम खेलते हो। तो यहाँ हमें पता चल गया, क्वेश्चन मार्क आया है, पूछा जा रहा है क्या तुम खेलते हो, तो हमें हाँ या ना में जवाब देना है, यानी कि ये तो क्लियर है कि ये क्वेश्चन किया जा रहा है हमसे। तो क्वेश्चन किया जा रहा है तो क्वेश्चन की ही तरह इसको हम बनाते हैं। तो आइए देखिए कैसे करना है, हमें डू या डज का यूज़ करना है। तो अब ये डू और डज किस प्रकार से लगेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है, तुम। तुम यानी यू। तो यू क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ आपको पता ही है क्या लगता है,
डू। तो यहाँ हमने लिख दिया डू, सब्जेक्ट हमारा हो गया यू और मेन वर्ब हमारी हो गई खेलना। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया, कोई बात नहीं। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। बिल्कुल वैसे ही, क्या तुम वहाँ रहते हो, तो सेम वैसे ही हमें बनाना है। तुम ही आया है तो डू यू, रहना लीव और वहाँ देयर, डू यू लीव देयर। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू हुए हैं, जिनका जवाब हमें हाँ या ना से देना है। अब देखिए एक जो और इसमें सेंटेंस आपके आते हैं, वो आते हैं आपके डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव से मतलब यानी ये ऊपर जो हमने सेंटेंस देखे थे, तो इसमें तो क्या है कि आपसे जो भी प्रश्न किया जा रहा है उस प्रश्न का केवल आप हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं। क्या तुम खेलते हो, हाँ मैं खेलता हूँ, या नहीं मैं नहीं खेलता हूँ। डू यू लीव देयर, क्या तुम वहाँ रहते हो, कि हाँ मैं वहाँ रहता हूँ, नहीं मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। तो इस प्रकार आप हाँ या ना में इसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको उसका क्लियर जवाब देना पड़ेगा, या ना पूरा उसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे तुम क्यों रोती हो, तो वो रोने का आपको रीज़न इसके अंदर बताना पड़ेगा कि आप क्यों रो रहे हो। आप ऐसे थोड़ी कैसे तुम क्यों रोती हो, हाँ मैं रोती हूँ, तो ये इसका क्लियर आंसर नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपके होते हैं डबल इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में क्या होगा, आपके सिर्फ एक चेंज है, यानी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अरे ये क्वेश्चंस मैं कैसे बनाऊंगा। बहुत ही इजी है, यानी आपका जो फॉर्मूला है वो सेम ये वाला ही रहेगा। सिर्फ इसमें चेंज कहाँ आएगा कि इससे जस्ट पहले आपको क्या लेना है, WH वर्ड यूज़ में लेना है। यानी जो WH वर्ड होते हैं आपके, वॉट है, वाई है, वैन है, वेयर है, विच है, तो ये जो WH वर्ड है, इन WH वर्ड का यूज़ करते हुए आपको इन सेंटेंस को बनाना है। क्योंकि ये जो वाक्य हैं ये आपके क्या से शुरू नहीं होंगे, यानी इनमें जो प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है वो वाक्य के बीच में आएगा। जैसे देखिए, तुम क्यों रोती हो है क्वेश्चन ही किया जा रहा है, तुम क्यों रोती हो, लेकिन यहाँ पर क्या से शुरू नहीं हुआ है वाक्य। तो हमें पता चल गया कि हमें ये जो सेंटेंस है वो किससे बनाना है, WH वर्ड से बनाना है। तो आइए ये सेंटेंस हम बनाकर देखते हैं। तुम क्यों रोती हो, तो क्यों का आपको मीनिंग पता ही है इंग्लिश में, वाई। अब सेम वही प्रोसेस हम लगाते हैं डू और डज वाली। तो डू और डज किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो क्या लग जाएगा इसके साथ डू। तुम सब्जेक्ट क्या हो गया यू, और रोना हमारी वर्ब है, रोने को हम कहते हैं क्राई। वाई डू यू क्राई। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, तुम क्यों रोती हो। बिल्कुल वैसे ही एक और सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है, यानी वह क्या कहता है, क्या वह कहता है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि क्या पूछा जा रहा है, वह क्या कहता है। तो क्या बीच में आया है सेंटेंस, स्टार्टिंग नहीं हुई। स्टार्टिंग होता है तो हाँ या ना में इसका हम जवाब देते हैं, लेकिन बीच में आया है तो इसका हमें पूरा इसमें रीज़न बताना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को हम WH वर्ड से बनाएंगे क्या, यानी ये क्या हमारा WH वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉट। अब देखिए यहाँ पर डज लगा है, क्यों लगा है, वह, यानी यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आ रहा है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, इसीलिए इसके साथ क्या लग रहा है, डज। व्हाट डज ही, और कहने को हम क्या कहेंगे, से। तो ये हो गया व्हाट डज ही से। तो इससे आपको पता चल गया कि हमारे जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उन सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारे जो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस होते हैं, उन प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं, उन सेंटेंस को बनाने के नियम, उसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ में आती है, उस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमें किस प्रकार करना है, वो हमने देखा है। तो नेक्स्ट जो हमारा टेंस होगा वो मैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।